तो आज हम लोग पढ़ेंगे ARDS के बारे में। ARDS यानी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जो कि उसका क्लिनिकल फीचर क्या होता है। एक्यूट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आएगा, हाइपोक्सीमिया आएगा, और फिर दोनों लंग में बायलेटरल डिफ्यूज पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट है। अब इसका कारण क्यों होता है, इटियोलॉजी, इसमें तो 40-60% जो होता है वो सेप्सिस की वजह से होता है। तो इसका हम लोग दो तरह से डिवाइड करते हैं, इटियोलॉजी को दो तरह से डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कि डायरेक्टली किससे होता है, या तो सीवियर निमोनिया हुआ तो हम लोग को ARDS हो जाएगा, या फिर कुछ गैस्ट्रिक कंटेंट का एस्पिरेशन हो गया, या फिर लंग में कुछ चोट लग गया, लंग कंट्यूजन, फिर टॉक्सिक इन्हेलेशन, कोई ड्रग्स या फिर किसी की वजह से का इन्हेलेशन कर लिए तो, और फिर है नियर ड्रॉनिंग या ड्रॉनिंग हो गया हम लोग को। तो फिर इनडायरेक्ट यानी वो लंग से तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो ARDS करवाता है, जैसे कि सेप्सिस, किसी का बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया तो, फिर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, वो भी वो वहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करवाता है। फिर सीवियर ट्रॉमा, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा हो गया तो बर्न, और फिर पैंक्रियाटाइटिस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पैंक्रियाटाइटिस की वजह से ARDS होता है। फिर ARDS को और किस किस नाम से जानते हैं। ARDS हुआ नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा, यानी वो कार्डियोजेनिक काउज उसका नहीं है और उसमें पल्मोनरी एडिमा होता है। फिर इंक्रीज्ड परमिएबिलिटी ऑफ पल्मोनरी एडिमा, इसमें न्यूट्रोफिल का परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हो जाता है, इसलिए इंक्रीज्ड परमिएबिलिटी पल्मोनरी एडिमा। लो प्रेशर पल्मोनरी एडिमा, और डिफ्यूज़ एल्वेओलर डैमेज, और लंग शॉक लंग। ठीक है। फिर वही ऊपर बताई थी कि ARDS को नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा बोलते हैं। तो वही पल्मोनरी एडिमा टू टाइप्स का होता है, कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा और नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा। तो फिर कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा में क्या होता है कि अगर वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में बहुत ज़्यादा ब्लड बढ़ गया, बहुत ज़्यादा, तो वो बैक प्रेशर लगाएगा, तो लेफ़्ट आर्ट्रियम का प्रेशर इंक्रीज़ होगा। और वो मिट्रल स्टेनोसिस अगर हो गया तो उसकी वजह से लेफ़्ट एट्रियम का प्रेशर इंक्रीज़ होगा। और अगर लेफ़्ट एट्रियम का प्रेशर इंक्रीज़ हुआ तो फिर वो पल्मोनरी वेनस प्रेशर भी इंक्रीज़ करेगा। पल्मोनरी वेनस प्रेशर, पल्मोनरी वेन कहाँ से आता है, लंग से, तो फिर वो लंग पे भी प्रेशर इंक्रीज़ करेगा, जिसको वो पल्मोनरी एडिमा काउज करवा देता है। और पल्मोनरी एडिमा, और फिर साथ साथ में जो पल्मोनरी कैपिलरीज़ है उसका भी प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा में पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर मोर देन 18 mmHg होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड आया हुआ है। और इसको हम लोग मेज़र कैसे करते हैं, स्वान गान्स कैथेटर, या इसी को बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर इन PCWP। तो फिर अब हम देखते हैं कि नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा कैसे होता है। तो नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा में होता है कि कैपिलरी इंडोथीलियम या फिर एल्वेलर इंडोथीलियम जो है, एपिथीलियम जो है, उस पर डैमेज हो जाता है। तो डैमेज हो गया तो उससे न्यूट्रोफिल जाएगा एल्वेलाई में, जो कि वही न्यूट्रोफिल का परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाता है, तो जिसके कारण वो इन्फ्लामेटरी डैमेज करवाता है। और फिर हम लोग देखे थे कि नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी, वो कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा में पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर जो है मोर देन 18 mmHg था, लेकिन इसमें तो पल्मोनरी कैपिलरी का प्रेशर इंक्रीज़ ही नहीं हो रहा है, तो वो लेस देन 18 mmHg होगा। ठीक है। अब हम लोग डायग्नोज कैसे करते हैं ARDS को। तो ARDS को डायग्नोज करते हैं बर्लिन 2012 क्राइटेरिया 2012। तो फिर इसका 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट। तो फिर अगर विद इन 1 वीक एक्यूट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहा, और चेस्ट एक्सरे में बायलैटरल डिफ्यूज पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट दिखा, या फिर एडिमा हुआ, ओरिजिन ऑफ एडिमा, और या फिर पल्मोनरी वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन,
और फिर बाय और फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 60/0.2 यानी लेस देन 300 रहा तो हम लोग वो ARDS कहेंगे कि ARDS है। तो ये रेशियो अगर 300 से कम रहा तो ARDS के कैटेगरी में, अगर 300 से कम यानी 200 to 300 रहा तो माइल्ड, फिर 100 to 200 जाएंगे तो मॉडरेट, और लेस देन अगर 100 रहा तो सीवियर। फिर इसको हम लोग ट्रीट कैसे करते हैं, इटियोलॉजी देख लिए, फिर उसका अलग अलग नाम भी देख लिए, फिर क्लिनिकल फीचर में तो ऊपर ही देखे थे कि ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एक्यूट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हाइपोक्सीमिया, फिर बायलैटरल डिफ्यूज पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट आएगा। तो अब ट्रीटमेंट देखते हैं। तो फिर पहले हम लोग ट्रीट करेंगे अंडरलाइन काउज के बारे में कि किस किस से हुआ है, किस वजह से हुआ है, जो कि हम लोग इटियोलॉजी में देखे थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो फिर और इसमें मोस्ट बेनिफिशियल ट्रीटमेंट था कि हम लोग को टाइडल वॉल्यूम लो करना होगा, अगर जो कि 4 से 8 ml पर kg करते हैं हम लोग। 6 ml पर kg मैकेनिकल वेंटिलेशन देंगे, तो फिर वेंटिलेशन से भी बहुत ज़्यादा वेंटिलेशन करवा देंगे, उससे भी लंग इंजरी होने का चांस रहेगा, इसलिए हम लोग नियरली 6 ml पर kg मैकेनिकल वेंटिलेशन करवाते हैं। फिर क्या बोलते हैं, प्लेटिव एयरवे प्रेशर जो है हम लोग को 30 सेंटीमीटर H2O से कम मेंटेन करना होगा, जो कि स्मॉल एयरवे में हम लोग प्रेशर में डिलीवर करते हैं। और फिर ऑक्सीजनेशन करवाते हैं हम लोगों को, जो कि 88 to 95 तक ही करते हैं, मेंटेन करना रहता है हम लोग को। फिर पेशेंट बहुत ज़्यादा मतलब कि एक्यूट डिस्ट्रेस में है तो उसको हम लोग सेडेशन देते हैं। और फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी यहाँ पे बेनिफिशियल रहता है। फिर हम लोग फ्लूइड मैनेजमेंट तो करते ही हैं। तो ये सब नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में है पेशेंट, तो हम लोग लास्ट रिजॉर्ट क्या करते हैं, मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन में क्या होता है कि पेशेंट का हम लोग ब्लड लेके, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके वो मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेटर में डालते हैं, और फिर वो उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड पेशेंट में डालते हैं, यानी पेशेंट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिए, उसको मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेटर में ऑक्सीजनेट किए, और फिर वो पेशेंट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड डाल दिए। फिर इसमें वेंटिलेशन हम लोग करवाते हैं तो प्रोन वेंटिलेशन बहुत यूज़फुल रहता है। कैसे यूज़फुल रहता है, जो हम लोग प्रोन करते हैं पेशेंट को, तो उसका डायफ्रामेटिक कंप्रेशन डिक्रीज़ हो जाता है। तो डिक्रीज़ हो गया तो एल्वेलाई में गैसेस एक्सचेंज बहुत ज़्यादा होने लगेगा, जो कि ऑक्सीजनेशन में हेल्प करेगा, जो कि हम लोग 12 to 16 आवर्स में करते रहते हैं।